तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5 का फाइबर्स, जो प्लांट कंटेनिंग फाइबर्स हैं। प्लांट फाइबर्स। तो फाइबर्स क्या होते हैं? दीज आर elongated thick walled cells with pointed ends. Fibers are elongated thick walled cells with pointed ends. तो ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, इनका वॉल जो है वो ठीक होता है और पॉइंटेड होता है। ठीक है, सो दीज आर इलोंगेटेड थिक वॉल्ड सेल्स विथ पॉइंटेड एंड्स, और ये बने होते हैं मेनली सेलुलोज की। इट इज सिंपली कॉन्स्टिट्यूटेड सेलुलोज। ये मेनली आपको सेलुलोज के बने होते हैं, जिसमें लिग्निन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इट इज सिंपली कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम सेलुलोज दैट मे और मे नॉट contain लिग्निन। ठीक है, तो मेनली तो ये सेलुलोज के बने होते हैं। लिग्निन हो सकता है, नहीं हो सकता है। लिग्निन एब्सेंट रहता है इन कॉटन फाइबर्स में लिग्निन नहीं होता है, जबकि लिग्निन आपका प्रेजेंट रहता है जूट एंड हेम्प। तो हमारे सिलेबस में 3 ही पढ़ने हैं, कॉटन, उसके बाद जूट एंड हेम्प। ये 3 फाइबर हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो कॉटन में लिग्निन नहीं रहता है, जूट और हेम्प में लिग्निन प्रेजेंट रहता है। अब ये फाइबर जो है, इसका जो यूज होता है मेनली फाइबर्स का यूज, तो कमर्शियली तो हम लोग जानते हैं टेक्सटाइल बनाने में, कपड़े बनाने में। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में आपको क्लॉथ वर्क, फिर आपको क्या कहते हैं रोप्स बनाने में, रस्सी वो भी बनते हैं आपको फाइबर्स के। उसके बाद आपको बहुत सारे क्या कहते हैं बैग्स, ये सब फाइबर्स के बनते हैं। फिर आपका आ जाता है इसमें इन मेडिकल इंडस्ट्री में आपको सर्जिकल जो है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, बैंडेजेस जो यूज होता है, बैंडेजेस। उसके बाद आपको सूचर्स जिसको हम लोग स्ट्रिचेज बोलते हैं, स्ट्रिच जो देते हैं, कट हो जाता है तो स्ट्रिच जो देता है वो फाइबर्स के बने होते हैं। सूचर्स, स्ट्रिचर्स, लिगेचर्स। ठीक है, उसके बाद एज ए फिल्टरिंग मीडियम में फाइबर्स का यूज होता है, एंड एज एन इंसुलेशन मटेरियल, एज इंसुलेशन मटेरियल। ठीक है, तो ये आपको हो गए फाइबर्स के यूज हुए। ठीक है, अब आ जाइए फाइबर्स का, जहां तक क्लासिफिकेशन की बात है। क्लासिफिकेशन तो बहुत सारे वैसे क्लासिफिकेशन है, लेकिन मेन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑरिजिन के आधार पे मैं दे रहा हूं, बेस्ड ऑन ऑरिजिन के आधार पे। सो दे आर क्लासिफाइड इनटू फाइबर, या तो नेचुरल होगा या फिर सिंथेटिक फाइबर होगा। सिंथेटिक फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर में बहुत सारा आता है, जैसे कि नायलॉन हुआ,
ठीक है, टेरिलीन हुआ, नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिएस्टर, ये सब आते हैं सिंथेटिक फाइबर में। और नेचुरल फाइबर जो है वो या तो प्लांट से प्राप्त होते हैं। नेचुरल सोर्स क्या क्या है? प्लांट है, एनिमल है एंड मिनरल है, ये तो नेचुरल सोर्स होते हैं। तो फाइबर या तो प्लांट से प्राप्त होंगे या एनिमल से या मिनरल से। मिनरल से तो जो फाइबर प्लांट से प्राप्त होते हैं, एग्जाम्पल इसका प्लांट से होंगे, तो ये जितने हैं कॉटन, जूट, हेम, ठीक है, ये सब प्लांट से प्राप्त होते हैं। कॉटन, जूट, हेम, फ्लैक्स, स्ट्रॉ, बहुत सारे फाइबर हैं जो प्लांट से प्राप्त होते हैं। बनाना। उसके बाद एनिमल से जो फाइबर प्राप्त होते हैं, वूल एंड सिल्क, ये एनिमल से प्राप्त होते हैं। और मिनरल से जो फाइबर प्राप्त होते हैं, एस्बेस्टस एंड ग्लास वूल। ग्लास वूल एंड एस्बेस्टस। तो ये ध्यान दीजिएगा, वूल और ग्लास वूल। वूल है एनिमल सोर्स, जबकि ग्लास वूल है मिनरल सोर्स। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखेंगे। अब आ जाएंगे वन बाय वन फाइबर। तीन आपके सिलेबस में है, एक कॉटन है, दूसरा जूट है, थर्ड आपका हेम्प है। तीन आपके सिलेबस में है। तो सिनोनिम्स, कॉटन को कहा जाता है रॉक कॉटन, रॉक कॉटन। जूट को या कहा जाता है गनी, या फिर इसको हम कह सकते हैं गोल्डन फाइबर। तो याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट को, क्योंकि ये देखने में शाइनी येलोइश कलर का है, येलोइश कलर और चमकता है, इसलिए इसको जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। और हेम्प का सिनोनिम्स हेम्प ही, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज मैं डिस्कस कर दूं कि कॉटन और जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है, याद रखेंगे, इंडिया है। प्रोड्यूसर जो है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, याद रखेंगे, इसका इंडिया है, इसका भी इंडिया है। और जबकि इसका हेम्प का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, चाइना है, ठीक है। तो यहाँ कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया है, उसके बाद यूएसए, ठीक। जबकि जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, उसके बाद आपको बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, जीपैट में क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं ये डिस्कस करने के लिए, लेकिन फिर भी जान लीजिए। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉटन का यूएसए है, सॉरी इंडिया है, उसके बाद यूएसए है। जबकि जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, उसके बाद बांग्लादेश सेकंड पोजीशन में। हेम्प का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है। अब सेकंड चीज कि कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो यूएसए है। तो याद रखेंगे, यूएसए जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर। ध्यान दीजिएगा, यही कंफ्यूजन क्वेश्चन में होता है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया है, लेकिन इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है, एक्सपोर्टर यूएसए है। यहाँ भी वही सिचुएशन है,
इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछ रहा है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर पूछ रहा है, दोनों का आंसर अलग अलग होगा। ठीक है, और तो ये तो हो गया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड में। अब चूंकि इंडिया हमारा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन दोनों का है, तो इंडिया में फिर कहां? तो सबसे ज्यादा कॉटन का लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो इंडिया में होता है वो गुजरात में, गुजरात में, तब महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र में, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, और जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया में वेस्ट बंगाल। याद रखेंगे, इंडिया में वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके बाद बिहार, आसाम आता है। ठीक है, तो ये चीज आप यहां से याद रखिए। क्लियर? अब एक चीज यहां और ध्यान दीजिए कॉटन में, कि जो सर्जिकल में यूज होते हैं, एब्जॉर्बेंट कॉटन पैड बनाने में या फिर ड्रेसिंग बनाने में या सूटर्स में, स्टिचिंग करने में जो कॉटन यूज होते हैं वो आपको रॉ कॉटन से बनाए जाते हैं। यदि डायरेक्ट वो नहीं यूज होता है, इसमें मॉडिफाई करके प्रिपेयर्ड कॉटन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो रॉ कॉटन है। ठीक है, ये इसको कॉटन को रॉ कॉटन करते हैं, और इसको जब रॉ कॉटन को जब आपको अल्कली ट्रीटमेंट किया जाता है, अल्कली ट्रीटमेंट किया जाता है NaOH से, डाइल्यूट NaOH से, अल्कली ट्रीटमेंट, देन इसको ब्लीच किया जाता है, उसके बाद स्टेरिलाइज किया जाता है, तब जो कॉटन बनता है उस कॉटन को कहा जाता है प्रिपेयर्ड कॉटन। प्रिपेयर्ड कॉटन, या इसको कहा जाता है स्टेरिलाइज्ड कॉटन, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन के बाद बना है और प्रिपरेशन करके बना है, तो स्टेरिलाइज्ड कॉटन, या इसी को कहा जाता है नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन। नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन, नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रिपेयर्ड कॉटन है, जो कि इस कॉटन, जो ये कॉटन नेचुरली पाया गया, रॉ कॉटन नेचुरली पाया जाता है, नेचुरल। ठीक है, ये नेचुरल होता है क्योंकि प्लांट में पाया जाता है, और इस कॉटन को जब अल्कली ट्रीटमेंट किया जाता है और ब्लीच एंड स्टेरिलाइज किया जाता है, तब जो कॉटन प्राप्त होता है उसको प्रिपेयर्ड कॉटन बोलते हैं। और ये प्रिपेयर्ड कॉटन नॉन एब्जॉर्बेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में रॉ कॉटन में और स्टेरिलाइज्ड कॉटन में क्या डिफरेंस है वो भी जान लीजिए। रॉ कॉटन वर्सेस स्टेरिलाइज्ड कॉटन या प्रिपेयर्ड कॉटन। ठीक है, इसी को प्रिपेयर्ड कॉटन। सो रॉ कॉटन हुआ जो कॉटन अकर्स नेचुरली इन प्लांट, तो रॉ कॉटन जो प्लांट में नेचुरली पाया जाता है। स्टेरिलाइज्ड कॉटन हुआ कि इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ कॉटन, इससे बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ कॉटन। तो रॉ कॉटन से बना, कैसे बनाया जाता है बताने चुका हूं, बाय अल्कली ट्रीटमेंट, स्टेरिलाइजेशन, अल्कली ट्रीटमेंट,
ब्लीचिंग एंड स्टेरिलाइजेशन, ब्लीचिंग एंड स्टेरिलाइजेशन। ठीक, अब इस रॉ कॉटन में जो है इसमें क्या क्या रहता है, ध्यान दीजिए क्या क्या डिफरेंस है। रॉ कॉटन में ये कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या रहता है, कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है, 90 से 92% 90 से 92% सेलुलोज रहते हैं। उसके बाद इसमें फैट्स रहते हैं, फैट्स एंड वैक्स रहते हैं, जो कि अप टू 6%, अप टू 6% इसमें फैट्स एंड वैक्स रहते हैं, 0 से 6% रेंज, ठीक है, 0 से 6% लिख देता हूँ, 0 से 6% इसका रेंज है, फैट्स एंड वैक्स है। उसके बाद इसमें कलरिंग मेटर रहते हैं, कलरिंग मेटर रहते हैं, और फिर मॉइस्चर रहते हैं, मॉइस्चर 7 to 8% मॉइस्चर रहते हैं, ठीक है। तो ये हुए इसके रॉ कॉटन में। अब जब इसको प्रिपेयर किया जाता है तो क्या किया जाता है, देखिए अल्कली से ट्रीटमेंट किया जाता है, तो अल्कली से ट्रीटमेंट करने के कारण इसमें फैट्स एंड वैक्स जो है वो निकल जाता है, यानी इसमें फैट एंड वैक्स नहीं रहेंगे। ब्लीच किया जाता है, ब्लीच में क्या होता है, कलर को हटाना, यानी इसमें जो कलरिंग मेटर है वो भी इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो इट कंसिस्ट chiefly of cellulose, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, नो फैट्स, वैक्सेस या कलरिंग मेटर, कलरिंग मेटर। तो प्रिपेयर्ड कॉटन में फैट, वैक्स या कलरिंग मेटर नहीं होता है, ठीक है। और मॉइस्चर जो है इससे कम रहता है, मॉइस्चर जो है इसमें 7 से 8% है, इसमें 6 to 7% मॉइस्चर है। तो डिफरेंस आया समझ में कि यहाँ फैट्स, वैक्स, कलरिंग मेटर था, उसको स्टेरिलाइज या प्यूरिफाइड कॉटन में निकाल दिया गया है, वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, चूंकि इस कॉटन में ध्यान दीजिएगा, रॉ कॉटन जो है उसमें फैट्स एंड आयल्स है, और फैट्स एंड आयल जो है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, यानी ये कॉटन जो है वो नॉन एब्जॉर्बेबल कॉटन, नॉन एब्जॉर्बेबल, ठीक है। इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, याद रखेंगे डिफरेंस। ये रॉ कॉटन जो है वो नॉन एब्जॉर्बेबल है, क्यों, क्योंकि इट कंटेन्स फैट्स एंड वैक्सेस, that's why raw cotton are non-absorbable. Non-absorbable means they do not absorb water. क्योंकि ये वाटर नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ये कॉटन वाटर में यदि आप रखिएगा वाटर के सरफेस पे, तो ये जो कॉटन है वो आपको सिंक नहीं करेंगे, सरफेस से फ्लोट करेंगे, hence floats on water। तो वाटर में ये डूबेंगे नहीं, सरफेस पे फ्लोट करेंगे, ध्यान दीजिएगा रॉ कॉटन। जबकि स्टेरिलाइज्ड कॉटन से फैट्स एंड वैक्स निकाल दिया गया है, तो यानी अब ये क्या बन गए हैं, एब्जॉर्बेंट कॉटन। इसलिए इस कॉटन को ऑल्सो कॉल्ड एज एब्जॉर्बेंट कॉटन, ऑल्सो कॉल्ड एज एब्जॉर्बेंट कॉटन, एब्जॉर्बेंट कॉटन, यानी ये it can absorb the water, so it can absorb water, और वाटर जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, डूब जाएगा पानी में, and hence sink in water। तो ये sink in water।
तो दोनों में आप डिफरेंस समझ गए। आप प्लांट से कॉटन निकालिए, ठीक है, और उसको पानी में रखिए, और जो मेडिकल शॉप से कॉटन खरीदिए और उसको पानी में रखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मेडिकल शॉप वाला कॉटन डूब जाएगा पानी में, जबकि जो प्लांट से निकाले हैं वो नहीं डूबेगा, सरफेस पे रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गए डिफरेंस, और यही कारण है चूंकि स्टेरिलाइज्ड कॉटन, ध्यान दीजिएगा, स्टेरिलाइज्ड कॉटन चूंकि वाटर एब्जॉर्ब मींस इसमें एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है, इसलिए हम लोग ऊंड घाव होश जो होते हैं उसके ऊपर ये कॉटन लगाते हैं, स्टेरिलाइज्ड मेडिकेटेड कॉटन, जो कि क्या करता है, पल्स को, ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इट absorbs pus, mucus, blood and also prevents microbes। ठीक है, तो यही कारण है कि इस कॉटन का यूज किया जाता है मेडिकल फील्ड में, क्योंकि इसकी एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है, इट कैन एब्जॉर्ब द पस, म्यूकस, ब्लड, इस सबको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जबकि रॉ कॉटन एब्जॉर्ब नहीं करता है। और एक चीज ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ और याद रखेंगे कि रॉ कॉटन जो है वो प्रिपेयर्ड बाय गिनिंग प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ कॉटन जो प्लांट से प्राप्त होता है उसको हम लोग कैसे कॉटन से निकालते हैं, उस प्रोसेस का नाम है गिनिंग प्रोसेस। अभी आपको समझाता हूं। तो कॉटन, ये कॉटन का पहले तो सोर्स जान लीजिए, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। दिस कॉटन इट इज epidermal hairs, epidermal hairs of seeds of Gossypium herbaceum, फैमिली इसका है मालवेसी। जबकि जूट का है इट इज फ्लोएम फाइबर्स फ्रॉम stems of Corporus capsularis या फिर Corporus oleotorius। फैमिली इसका है Tiliaceae। हेम का इट इज पेरिसाइकिल फाइबर from stems of cannabis sativa। फैमिली इसका है कैनाबिनेसी। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों फाइबर का मैंने एक साथ लिख दिया है बायोलॉजिकल सोर्स। तो कॉटन जो है वो एपिडर्मल हेयर्स ऑफ सीड्स है। सीड के सरफेस पे जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ध्यान दीजिएगा, जो आदमी कॉटन प्लांट देखे होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो कॉटन जो है प्लांट का जो सीड होता है, उसके सीड पर हेयर बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है,
जिसको हम लोग ट्राइकोम्स कहते हैं। एपिडर्मल क्योंकि सीड के सरफेस पे है, बाहरी लेयर को सीड के सरफेस को एपिडर्मिस कहते हैं, और उस पर हेयर है यानी एपिडर्मल हेयर, और उसको टेक्निकल टर्म में हम लोग फार्माकोग्नोसी के टर्म में ट्राइकोम्स बोलते हैं। तो यानी ये ट्राइकोम्स, ये क्या हुए ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स से। और कहाँ पाए गए सीड्स पे। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या रखेगा कि कॉटन क्या है ट्राइकोम्स है। कॉटन फाइबर जो हम लोग ये कपड़ा पहनते हैं ये ट्राइकोम्स है जो कि सीड से निकाला जाता है, सीड के सरफेस पे पाया जाता है। So it is the epidermal layers of seeds और प्लांट का नाम है गॉसिडियम हर्बेशियम। गॉसिडियम हर्बेशियम, इसी प्लांट से आपको गॉसिपॉल भी निकलता है। गॉसिपॉल, गॉसिपॉल जो है वो इंसेक्टिसाइड है एंड एंटी फर्टिलिटी एजेंट है। गॉसिपॉल जो है याद रखेंगे इंसेक्टिसाइड ही है, ठीक है। प्लांट को इन्फेक्शन से, कॉटन प्लांट को इन्फेक्शन से बचाता है, इंसेक्टिसाइड भी है और प्लस एंटी फर्टिलिटी है, एंटी फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, ठीक है। एंटी यानी फर्टिलाइजेशन को रोकता है। तो जब आपको चाइना में जो है एक समय, बहुत समय पहले की बात है, चाइना में आपको ऑयल का जो है वो प्रॉब्लम हो गया था। तो उस टाइम में क्या हुआ कि लोग वहां के कॉटन प्लांट, कॉटन सीड से कॉटन सीड ऑयल निकलता है। So it is also the source of cotton seed oil. It is also the source of cotton seed oil. तो कॉटन सीड से कॉटन ऑयल, जब सीड से हम लोग फाइबर निकाल लेते हैं, देखिए दोनों का प्लांट कितना इंपॉर्टेंट है। सीड पे फाइबर क्या कहते हैं हेयर लगा रहता है, तो हेयर निकाल के कपड़ा बना लेते हैं, और सीड का हम लोग तेल बना लेते हैं, खाने वाला कुकिंग ऑयल है। सो कॉटन सीड ऑयल है कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल ध्यान दीजिएगा, कुकिंग ऑयल है। तो चाइना में मैं जो कहानी बता रहा था, चाइना में एक समय प्रॉब्लम आया, वहां तेल का थोड़ा किल्लत हो गया, तब वहां के लोग जो है इसी कॉटन प्लांट के सीड से ऑयल बनाकर खाने लगे। और ये कुछ दिनों के बाद पाया गया, 4-5 साल के बाद, कुछ दिनों के बाद पाया गया कि जहां के लोग इस ऑयल का ज्यादा सेवन किए, ज्यादा मात्रा में खाए, वहां के उस एरिया में 5 साल में कोई बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। आई बात समझ में? जिस एरिया के लोग इस सीड का ज्यादा सेवन किए, उस एरिया में 5 साल में देखा गया कि कोई बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। यानी वहां के हर एक जन मर्द जो है वो इम्पोर्टेंट हो गए, ठीक है। तब चाइना के दिमाग में आया कि ऐसा हुआ क्यों? तो पता चला कि इस कंपाउंड गॉसिपॉल इसमें पाया जाता है, जो कि एंटी फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी को रोकता है, ठीक है। तो यही से इसकी खोज हुई थी गॉसिपॉल की। याद रखेंगे गॉसिपॉल वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब चलेंगे, तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा, कॉटन जो है ट्राइकोम है, सीड से निकलता है, जबकि जूट जो है जिसको गोल्डन फाइबर, क्योंकि ये देखने में येलोइश कलर का रहता है और चमकता शाइनिंग देता है गोल्ड की जैसा, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। और ये जूट का है फ्लोएम फाइबर है, ध्यान दीजिएगा, और हेम्प क्या है पेरिसाइकिल फाइबर है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस। आप यदि एग्जाम में मान लीजिए किसी कारण कंफ्यूज करते हो, क्योंकि ये तो आपको कॉटन तो याद रहेगा कि कॉटन जो है ट्राइको, ट्राइकोम है, कॉटन टन 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 ट्राइकोम, कॉटन ट्राइकोम, तो कॉटन तो ट्राइकोम है। बच गई बात जूट और हेम्प में कि आपको एग्जाम में अभी तो आपको याद रहेगा कि ये फ्लोएम है, ये पेरिसाइकिल है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज होंगे कि पेरिसाइकिल कौन है और फ्लोएम कौन है। तो एग्जाम के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पहले एच आता है तब जे आता है, ठीक है। पहले एच तब जे तब, तो यानी इसमें यदि आप पेरिसाइकिल और फ्लोएम लिखिएगा तो पहले पीई लिखिएगा तब तो पीएच लिखिएगा, ठीक है। ई के बाद ही एच आएगा, तो
तो ऐसे करके आप ध्यान रखेंगे कि हेम्प जो है वो पेरिस्टाइकल फाइबर्स है, जबकि जूट जो है वो फ्लोएम फाइबर्स है। अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से अपना आंसर करेक्ट होगा। नहीं तो इसीलिए आदमी जानते हुए एग्जाम में गलत करके आ जाता है, आया फिर होके कि सही करके आए हैं, पता चला कि मार्क्स 0 मिला है। ठीक है, तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। और दोनों स्टेम से ही निकाला जाता है, ठीक है, दोनों स्टेम से तना से ही निकाले जाते हैं। और प्लांट का नाम कॉर्पोरस कैप्सुलेरिस या कॉर्पोरस ओलिगोटोरियस है। इसका कैनाबिस सैटिवा फैमिली दोनों का ये त्रिवियसी है, ये कैनाबिनेसी है। तो ये तो हो गई आपको सोर्स की बात करें, हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, हाँ एक चीज और इसमें ध्यान दीजिए, इसका कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। सोर्स तो मैं बता, ज्योग्राफिकल सोर्स तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये दोनों कॉटन और जूट जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा, और हेम्प जो होते हैं वो चाइना में सबसे ज्यादा। बता ही चुका हूं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। कलर भी कॉटन व्हाइट कलर का होता है, कॉटन व्हाइट कलर का होता है, जबकि ये येलोइश ब्राउन होते हैं, येलोइश ब्राउन होते हैं। जबकि हेम्प जो है वो डल ग्रीन होते हैं, डल ग्रीन, हल्का कलर का, ठीक है, तो हल्का ग्रीन कलर के होते हैं। ऑर्डर जो है ये आपको ऑर्डरलेस कलरलेस, नो ऑर्डर, ठीक है, यानी ऑर्डरलेस इसको कहेंगे, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस कलर तो होता नहीं है, मॉडिफाई करो, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस होते हैं। ये भी आपको ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, कोई भी फाइबर में ना कॉटन में ना जूट में कोई ऑर्डर टेस्ट नहीं रहता है, ठीक है। जबकि हेम्प में जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, हेम्प का ऑर्डर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक नार्कोटिक ऑर्डर, नार्कोटिक ऑर्डर रहता है। और टेस्ट जो है वो स्लाइटली एक्रीड एंड पंजेंट, टेस्ट जो होते हैं वो स्लाइटली एक्रीड एंड पंजेंट, स्लाइटली एक्रीड एंड पंजेंट इसके टेस्ट होते हैं हेम्प के, ठीक है। तो ये हो गए टेस्ट की बात सबकी। उसके बाद आ जाएगा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल्स। तो केमिकल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कॉटन जो है वो सेलुलोजिक होते हैं, याद रखिए कॉटन जो होते हैं वो सेलुलोजिक, सेलुलोजिक होते हैं, यानी इट कंसिस्ट मेनली ऑफ सेलुलोज, ठीक है। तो कंसिस्ट मेनली ऑफ सेलुलोज, इसका कंपोजिशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है। दो प्रकार के कॉटन हुए, एक जो नेचुरली आए वो रॉ कॉटन, और जो उससे प्रिपेयर किए गए उसको प्रिपेयर्ड कॉटन या स्पेशलाइज्ड कॉटन कहिए, जो कहिए उसको एब्जॉर्बेंट कॉटन कहिए। तो दोनों का कंपोजिशन बना चुका हूं, तो फिर से बताने की कोई जरूरत नहीं है। रॉ कॉटन एंड एब्जॉर्बेंट कॉटन, तो रॉ कॉटन होगा नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन, इसमें वो हो गए आपको सेलुलोज हो गए, उसके बाद फैट वैक्स हो गए, फैट वैक्स कलरिंग मेटर हो गए, कलरिंग मेटर हो गए, एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर हो गए 7 से 8%। जब इसमें मेनली तो सेलुलोज ही है, बाकी ये सब इसमें नहीं है, और मॉइस्चर जो है 6 to 7% है, ये ऑलरेडी बता। अब ये इसमें जूट में केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, जूट को कहा जाता है लिग्नोसेलुलोज, लिग्नोसेलुलोज, लिग्नोसेलुलोज। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें सेलुलोज, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फाइबर इज चीफली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज,
तो सेलुलोज तो सब में जाके रहेगा नहीं रहेगा, लिग्निन रहेगा या नहीं रहेगा? तो कॉटन में लिग्निन नहीं रहता है, बाकी जूट और हेम्प में लिग्निन रहता है। तो इसमें जो है वो सेलुलोज जो है वो नियरली 53% सेलुलोज रहता है। उसके बाद हेमी सेलुलोज रहता है, इसमें हेमी सेलुलोज, इसका कंसंट्रेशन नियरली 22% और लिग्निन इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं, 11% आपको लिग्निन रहता है। और मॉइस्चर भी इसमें कॉटन से ज्यादा रहते हैं, आपको 12 to 13% मॉइस्चर, जबकि वहाँ 7 to 8% ही था, यहाँ 12 to 13% मॉइस्चर है। तो ये इसके कंपोजिशन हुए। हेम्प का कंपोजिशन ये भी आपको लिग्नोसेलुलोज है, यहाँ भी सेलुलोज कंसिस्ट चिपली ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन, सेलुलोज और लिग्निन यहाँ भी पाए जाते हैं। तो कंपोजिशन समझ लीजिए। यूज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ शुरू में ही कि इस फाइबर्स का यूज क्या होता है, क्लॉथ बनाने में होगा, एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल, एज ए फिल्टरिंग एयर, ठीक है, रोप्स बनाने में, बैग्स बनाने में, देन मेडिकल में हो गया आपको बैंडेजेस, सूचर, लिगेचर, स्टिचेस, ये सब बनाने में इसका सर्जिकल ड्रेसिंग ये सब बनाने में काम होता है। और एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ओरिजिनल लेविस का जो जीन्स आता था, लेविस का जो जीन्स आता था, ये आपको बना होता था किससे? मेड अप ऑफ हेम्प से। जो ओरिजिनल जीन्स आता था लेविस का पहले, वो हेम्प का ही बना होता था, हेम्प का बना होता था। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये तो हो गए आपके सिलेबस में इतना ही है, लेकिन थोड़ा और कॉटन के बारे में थोड़ा और जान लीजिए, जो मैं बताया था कि बताऊंगा। तो कॉटन के फ्रूट को कहा जाता है, कॉटन के फ्रूट को कहा जाता है कैप्सूल। फ्रूट इज कॉल्ड एज कैप्सूल, ठीक है। और फ्रूट में सीड्स रहते हैं, तो सीड्स और सीड्स के सरफेस पे हेयर्स रहते हैं। तो सीड्स विद हेयर्स इसको कहा जाता है और कॉल्ड एज बॉल्स। सीड्स विद हेयर्स को कहा जाता है बॉल्स कहा जाता है, सीड्स विद हेयर्स को बॉल्स कहा जाता है। और गिनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम हेयर्स आर separated from seeds by गिनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो हेयर्स को सेपरेट किया जाता है, शॉर्ट रहते हैं, शॉर्ट फाइबर जो रहते हैं शॉर्ट, ठीक है, उसको लिंटर्स कहा जाता है, लिंटर्स कहा जाता है। और इसका ये शॉर्ट फाइबर्स का यूज होता है एज ए एब्जॉर्बेंट, कॉटन, ध्यान दीजिएगा। और लॉन्ग फाइबर्स जो होते हैं, लॉन्ग फाइबर्स का यूज होता है फॉर मेकिंग क्लॉथ को बनाने में लॉन्ग फाइबर्स का यूज होता है। तो यही थे आपके ये तीनों फाइबर कंटेंट, तो ये समझ होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास देखते हैं अब।